सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी अकेडमी। कैसे हो बच्चा लोग? आई होप कि तुम लोग बिल्कुल मस्त हो गए। क्लास 10 वालों, तुम लोग खुश तो बिल्कुल हो गए ही हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी हो गए। इस बात को लेके परेशान हो गए कि भैया हमारी मौज मस्ती तो रुक गई, हमारी पढ़ाई लिखाई पे अब हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 महीने दे दो तुम। जो मैंने तुम्हें कल की वीडियो दी है, तुम्हें जो वीडियो मिली है मेरी प्रिपरेशन को लेकर के 95+ जो हमारा स्कोर का टारगेट है, उसको लेके जो हमारा टारगेट है उसको कैसे हम अचीव करेंगे, उसके लिए जो वीडियो दी थी, आई होप कि तुम लोगों ने उसे शेयर किया होगा बच्चों के साथ, और फ्रेंड्स वगैरह भी तुम्हारे जुड़े होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का हमारा। आज से हम लोग क्लास 10th सिविक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट है। पहला ही क्या है भैया? सिर्फ यहाँ पे शेयरिंग आ गया है। इसका नाम पूरा क्या है? पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले तो वो देख लो। टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ना है भैया? बेल्जियम की कहानी पढ़नी है, श्रीलंका की स्टोरी पढ़नी है, मेजोरिटेरिज्म कैसी थी श्रीलंका के अंदर, और क्या क्या कम्युनिकेशन लाए गए बेल्जियम के अंदर। इन सभी टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो दोस्त, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना कि हमारी एनसीईआरटी हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि जो तुम्हारा ये सिलेबस होने वाला है ना, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। इन्हीं नोट्स को मैं पिछले 2 साल 3 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने खुद के 10th के एग्जाम के टाइम पे इसको फॉलो किया था, एंड मेरे भी काफी अच्छे स्कोर थे। ठीक है, अब अपना स्कोर बता के खुद का एडवर्टाइजमेंट करो, इट्स नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, तो बाकी सेम यही सारी चीजें लेकर के मेरे ना जाने कितने ही स्टूडेंट्स जो मेरे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए थे या ऑनलाइन बैचेस लेकर के वो मेरे से पढ़ रहे थे, उन्होंने भी सेम इन्हीं नोट्स को पढ़ के अच्छा स्कोर किया है। 95 98 इस टाइप का उनका स्कोर रह चुका है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो ये मत सोचना कि हमारा एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी से ही है। और ये करने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, बस एक बार एनसीईआरटी के टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेना है, जो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं। क्वेश्चन इसके बाहर से कभी नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम तुम्हें करवाने ही वाले हैं। तो पहली चीज अगर देख ले, वो क्या है? स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो देखो यार, इसमें एक और टॉपिक हमारा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, और पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कितने होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स है वो बताना है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा पहला शुरू हुआ है स्टोरी ऑफ बेल्जियम से, बेल्जियम की कहानी से। बेल्जियम क्या है भैया? बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, कहाँ की? यूरोप की, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से भी कम है, या फिर हाँ, ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है कहां की? बेल्जियम की। बेल्जियम क्या है भैया? बेल्जियम है एक कंट्री, कहां की? यूरोप की। ठीक है, इसका एथनिक कॉम्पोजिशन जो है इस स्मॉल कंट्री का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि यहां पर जो इसका एथनिक कॉम्पोजिशन है, भाषा के आधार पे जो लोग यहाँ पर है, या फिर बाकी जो कॉम्पोजिशन है यहाँ का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर बेल्जियम की देखोगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है? आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल्स लिव इन द वोलानिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक German. In Belgium's capital Brussels, 80% of people speak French, while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This make Dutch speaking community angry as they the benefit of the economic development and the education much later. क्या बोल रहा है ये? ओके, ये बात कर रहा है कहाँ की? बेल्जियम की। अगर इस पूरे बेल्जियम की बात कर लें, मान लेते हैं कि ये एक पूरी कंट्री है बेल्जियम, खैर है तो इससे भी ज्यादा छोटी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये है बेल्जियम। ठीक, और यहां मैंने एक छोटा सा इसका बना दिया कैपिटल। कैपिटल, अब इसकी कैपिटल का नाम क्या है वो तुम मुझे कमेंट करके बताओ। ब्रुसेल्स है। ठीक है, और ये क्या है भैया? ये बना दिया मैंने बेल्जियम। ठीक है, ये मैंने बना दिया बेल्जियम। ये पूरा क्या है भाई? ये पूरा है तुम्हारा बेल्जियम। और ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। ठीक है,
अब अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो कैसा है कि यहाँ पे अगर इसकी कैपिटल सिटी की तुम बात करोगे ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में 80% पीपल जो हैं वो कौन है भाई? 80% पीपल्स, वेट, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% स्पीक डच लैंग्वेज। 80% पीपल क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। और बाकी के जो 20% है वो क्या बोल रहे हैं भैया? डच बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम, क्या है यार इसको, ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर तुम बात करोगे इसके पूरी कंट्री की, तो यहां क्या सीन है? यहां पर सीन ये है कि 54% पीपल जो है वो डच बोलते हैं और 40% पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। राइट, एक बार देख लेते क्या सीन है। 59, सॉरी, कितना है यहां पर? ये 59% है, 59%। और बचे हुए जो तुम्हारे 1% हो गए वो कौन है भाई? बचे हुए 1% जो वो अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अदर लैंग्वेज। ठीक है, बचे हुए 1% तुम्हारे अदर लैंग्वेज स्पीकर्स हो गए। तो अब देखो यहां से हमें क्या देखने को मिल गया इसमें, यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि कैपिटल के अंदर जो मेजोरिटी के अंदर है, मेजोरिटी में है, वो हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है, यहां से देखना, जो कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है वो स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर मेजोरिटी में है। अच्छा, इसी चीज को लेकर के ना वहां के लोगों के बीच में क्या हुआ? डिबेट स्टार्ट हो गई, वहां के लोगों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई, स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? उसकी वजह से क्या हुआ था? उसकी वजह से ये हुआ कि वहां पर दंगे होना शुरू हो गए, मतलब कि बहस वहस होने लग गई, वहां के लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया इन सभी चीजों के खिलाफ। रीजन क्या था? क्योंकि वहां के जो दिस मेक डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे द बेनिफिट ऑफ, अब देखो, माइनॉरिटी जो थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी। अगर वहां की हम बात करेंगे, कौन थी भैया? फ्रेंच स्पीकिंग थी। तो भैया ये तो माइनॉरिटी में है ना, माइनॉरिटी में कहां पर हैं ये लोग? ये लोग माइनॉरिटी में है, फ्रेंच स्पीकर्स कहां पर? वेट वेट वेट, कंट्री के अंदर फ्रेंच स्पीकर जो है वो लोग माइनॉरिटी में है, लेकिन ये लोग अमीर हैं और रिच हैं, वेल्दी लोग हैं। इसी चीज को लेकर के डच स्पीकर्स जो थे वो हो गए नाराज, और उन्होंने क्या बोला कि भैया हम तो गुस्सा हैं, हम नहीं मानेंगे सरकार की ये बातें। ठीक है, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इनको एजुकेशन मिल रहा है, और डच स्पीकर्स के पास ये सारी फैसिलिटीज जो थी वो बहुत बाद में आ रही थी। रीजन यही था इन लोगों की नाराजगी का। फिर अगर हम बात करेंगे 1950s की और 1960s की, तो टेंशन जो था डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स कम्युनिटी के बीच में ये और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इन्हीं सभी रीजंस के कारण जो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो जा रहा था, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही थी, उनको रिजर्वेशन दे रही थी गवर्नमेंट, इन सभी चीजों को लेकर के 1950 और 1960s आते आते डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो ये थी बेल्जियम की कहानी। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। ठीक है, अब बात आती है स्टोरी ऑफ श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करते हैं जो हमारे भारत से जस्ट नीचे है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यानी क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में, कहां पर है? इंडिया के साउथ में, और वहां की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। लगभग 2 करोड़ लोग श्रीलंका के अंदर रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिंघाला स्पीकर्स। वहां के जो मेजर सोशल ग्रुप्स थे वो कौन थे? सिंघाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। दोस्त, यहां पे हमें यही चीज याद रखनी है कि सिंघाला स्पीकर्स कितने थे? 74% थे, और तमिल स्पीकर्स कितने थे? 18% थे।
तो यहां पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग कितने रहते हैं, हमें ये याद करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तमिल्स जो थे वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। पहले डिवाइड हुए श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हुए इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स की अगर हम बात करें तो वो 13% थे। ठीक है, और तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, यानी कि ये वो तमिल्स थे जो कि उसी कंट्री के नेटिव माने जाते थे। और इंडियन तमिल्स कौन थे, 5% थे, और इनको माना जाता था कि ये लोग इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले प्लांटेशन वर्कर बना करके लेके जाते थे हमारे यहाँ के लोगों को श्रीलंका में प्लांटेशन के लिए, लेकिन वहां से कई लोग आ गए वापस और कुछ लोग वहीं पर सेटल हो गए थे। तो जो लोग सेटल हो गए तो उन्हीं के बच्चों को क्या बोला गया, उन्हीं के बच्चों को बोला गया इंडियन तमिल्स, जो कि 5% थे। और बाकी श्रीलंकन तमिल्स कितने थे तुम्हारे, 13% थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of the Tamils are Hindus और मुस्लिम्स। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया सिंगाला स्पीकर्स जो थे ना वो ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, बुद्धिस्ट लोग थे। लेकिन अगर हम बात करें ज्यादातर तमिल्स की तो वो हिंदू थे या फिर वो लोग मुस्लिम थे। तो भैया जिस टाइम की ये बात चल रही है उस समय हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम, आज के टाइम पर भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी हिंदूज और मुस्लिम्स की है हमारी कंट्री के अंदर। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। 7% हमारे क्रिश्चियंस थे जो कि दोनों थे, सिंघाला भी थे और तमिल्स भी थे। फिर बात आती मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी चल रही थी, मेजोरिटी रूल कर रही थी। सो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। These are Sinhala as the only official language. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई ना, उन्होंने एक पॉलिसी को एडॉप्ट किया, एक सुपरमेसी को, सिन्हाला को सुपरमेसी देने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। जैसा पहले की सिन्हाला को ही इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने घोषित कर दी। दूसरा क्या कि गवर्नमेंट जो थी वो बहुत सारे ऐसे रूल्स को फॉलो कर रही थी, ऐसे लॉज ला रही थी, ऐसी स्कीम्स ला रही थी जो कि सिन्हाला स्पीकर्स के लिए या सिन्हालास के लिए फेवर में थे। जैसे कि उनको यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन दे देना, उनके लिए यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन देना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना एंड ऑल। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया में SC ST OBCs को रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दीज डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब ये जो डिफरेंस थी ना, ये जो डिसीजन था ना, सरकार का जो ये फैसला था, इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स के बीच में हो गया डिस्प्यूट। अब देखो भाई इस डिस्प्यूट से हुआ क्या, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द recognition of Tamils as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। क्या बोल रहा भाई, ये कह रहा है कि भैया देखो पता क्या हुआ, जब ये सारी चीजें चल रही थी, जब श्रीलंका के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई ना, तो वहां के जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और स्ट्रगल लॉन्च कर दिया सरकार के खिलाफ कि अब हम लोग करेंगे युद्ध, अब हम लोग करेंगे वॉर। मतलब कि अब हम ये चीजें नहीं मानेंगे यार, अब ना हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए एजुकेशन में और जॉब में। हर किसी को ये चाहिए होता है। आज भी अगर हम आंदोलन करें तो हम भी तो यही करेंगे कि भैया हमें इक्वालिटी चाहिए, SC ST OBC वाला सिस्टम हटाओ, ठीक है, रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमें, तुम हमें लेकर के आओ, तुम हमें पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, सबको बराबर की एजुकेशन दो, जॉब में रिजर्वेशन मत दो, हमें पढ़ना है,
यही सारी चीजें तो हम बोलेंगे उनसे। तो सेम यही चीजें किसने बोली? श्रीलंकन तमिल्स ने। फिर कहते हैं कि बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, ठीक है, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। अब देख रहे हो, यहां देखो, श्रीलंका बन गया, एक हिस्सा यहां से अलग कर दो, एक हिस्सा यहां से अलग कर दो, बीच में दूसरी कंट्री चलेगी, दूसरा स्टेट चलेगा। इन्होंने वही चीज बोल दी। 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई और उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। किस बात का? उन्होंने डिमांड शुरू किया तमिल इलम का। तमिल इलम का मतलब क्या? तमिल स्टेट की। उन्होंने बोला कि हमें अलग से स्टेट चाहिए। कहां पर? नॉर्दर्न रीजन्स में और ईस्टर्न पार्ट में। किसके? श्रीलंका के। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को भैया कर दो तुम अलग, हमें अलग से दे दो तमिल इलम, तमिल स्टेट दे दो, हमें अलग से पढ़ना है, हमें अलग से रहना है, पूरा सरकार हमारी अलग से रहेगी, हमारा एक अलग ही देश बना दो। किसने डिमांड की? वहां की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने। कब डिमांड की? 1980s में, ठीक है। इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। और यही जो सीन चल रहा था, यही जो मामला चल रहा था, यही जो मैटर चल रहा था सरकार और वहां की जनता के बीच, उसी चीज को लेकर के गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर छिड़ गया। क्या छिड़ गया भैया? गृह युद्ध, सिविल वॉर। अब तो मारकाट होगी, जाने जाएंगी, मजा आएगा, ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यही सेम तो चीजें चल रही थी बेल्जियम के अंदर भी। श्रीलंका के लोग भी तो इसी चीज को लेके परेशान हो गए, एथनिक कॉम्पोजिशन को लेके सिविल वॉर छिड़ गई। लेकिन बेल्जियम वालों ने क्या किया? बेल्जियम में भी तो सेम था यार, बेल्जियम में तो इससे ज्यादा बुरा हाल था। लेकिन बेल्जियम वालों ने क्या किया? बिटवीन 1970s एंड 1993 बेल्जियम वालों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार, कितनी बार भाई? 4 बार अमेंडमेंट किया और नए नए अरेंजमेंट्स किए। किस बात के लिए? कि हर किसी को एक साथ रखा जाए, हर बंदा खुश रहे। इसके लिए उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए। कितनी बार चेंजेस किए? 4 बार। कितनी बार? 4 टाइम्स। समझ रहे हो भाई? क्यों किया? ताकि वहां के लोग जो हैं वो उनके साथ एक साथ मिलजुल के रह सके। एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स है, उसको पढ़ लेते हैं यार। पहला क्या बोल रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Many powers of the central government have been given to state government of 2 regions of the country. Brussels has a separate government, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई चाहे डच स्पीकर हो चाहे फ्रेंच स्पीकर हो, दोनों के जो मिनिस्टर्स होंगे ना, दोनों के मिनिस्टर्स होंगे सेम। यानी कि अगर 10 मिनिस्टर हो रहे हैं तो 5 तो रहेंगे फ्रेंच वालों के और 5 रहेंगे डच वालों के। किसके रहेंगे? 5 फ्रेंच के और 5 डच के। उसके बाद और क्या बोला इसने? उसके बाद इसने और क्या बोला कि बहुत सारी जो पावर थी बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन करके किसको दे दी? उसने दे दी स्टेट गवर्नमेंट को ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। उसने स्टेट गवर्नमेंट को पावर डिवाइड कर दी। फिर इसने और क्या किया? इसने और किया भैया कि कंट्री के लिए तो अलग से गवर्नमेंट चल रही है, फिर ब्रुसेल्स कैपिटल के लिए अलग से ही सब कुछ सेपरेट कर दिया, उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज श्रीलंका वाले नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने? बुद्धि की कमी, दिमाग की कमी, अकल की कमी है उनके पास, ठीक है। फिर और क्या चेंज किया बेल्जियम वालों ने? उन्होंने क्या किया? देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विच हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। ठीक है भाई, इन्होंने और चीज क्या की? इन्होंने कहा कि भाई हम एक और बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि वो उसके पास पावर होगी रिगार्डिंग कल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करने का काम किसका रहेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट का। और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो इलेक्ट की जाएगी लोगों के द्वारा उसी
लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि श्रीलंका वालों ने कैसे सिविल वॉर का सिनेरियो क्रिएट कर लिया, सिविल वॉर हो गई उनके यहाँ, और बेल्जियम वालों ने कैसे कैसे इन चीजों को सॉल्व कर दी। पहला क्या किया बेल्जियम वालों ने, पहला उन्होंने क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 तक में 4 बार अमेंडमेंट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि डच और फ्रेंच स्पीकर के जो मिनिस्टर्स होंगे वो सेम रहेंगे। फिर और क्या बोला उन्होंने, फिर बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और उसके बाद क्या बोला कि ब्रुसेल्स के लिए अलग से सरकार बनाई गई, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इक्वल थे हर लैंग्वेज के, चाहे वो फ्रेंच या डच हो। फिर और क्या बोला इन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक प्रोविजन दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको कि सेम कम्युनिटी के लोग इलेक्ट करके लाएंगे। उसके पास किस किस चीजों को लेकर के पावर है, कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की पावर किसके पास है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। कहां पर, बेल्जियम के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, वो भैया ऐसे है क्योंकि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी हमारे अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप हैं, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं हमारे, उनके बीच में युद्ध ना हो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उनके बीच में बहस ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, अच्छी है। फिर क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है उसको हम लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं, उसकी स्पिरिट कह सकते हैं। फिर क्या है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। देन कहते हैं भैया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अगर तुम आज की डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करोगे तो पावर शेयरिंग जो है वो उसके बहुत अलग अलग से फॉर्म्स हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आपकी जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जाम्पल के लिए इंडिया हो गया। फिर आता है हमारा फेडरल गवर्नमेंट, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जहां पर है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है वो शेयर की जाती है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे, जैसे जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल लेवल और रीजनल लेवल। एग्जांपल के लिए यूएसए, यानी कि एक जनरल गवर्नमेंट होगी जो तुम्हारे पूरे देश के लिए रहेगी, और एक क्या होगी भाई, एक होगी तुम्हारी रीजनल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि किसी प्रोविजन में, किसी प्रोविंस में या फिर किसी रीजन में काम करेगी, उसके लेवल पे काम करेगी। और ये सरकारें तुम्हें कहां देखने को मिलती है, यूएसए के अंदर। तो इंडिया के अंदर हमें कौन सी सरकार देखने को मिलती है, कौन सी पावर शेयरिंग देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें जो पावर है वो सरकार के ही अलग अलग हिस्सों को अलग अलग अंग में डिवाइड किया गया है, जैसे लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को। फिर क्या भाई, फिर आता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लैंग्वेस्टिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, यानी कि जो पावर है, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो और भी तरीके से शेयर की जा सकती है। वो कैसे शेयर की जाती है भैया, वो शेयर की जाती है आपके अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, या फिर आपके जिसको हम लोग बोल देते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट को, जैसे कि हमें बेल्जियम के अंदर देखने को मिल गया। फिर क्या है भाई, फिर आता है हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये सारी चीजें जो हैं वो पावर में जो रहता है उस चीज को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि तुम लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी कि पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम के अंदर कैसे डिस्प्यूट चल रहा था। आई नो कि इस वीडियो को समझने में, इस चैप्टर को समझने में काफी प्रॉब्लम आती है। मैं इसको और भी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मैंने इसे बहुत इजी वे में समझाया है,
अगर तुम्हें समझ में आ गए तो कमेंट करके बताना कि भैया समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया होगा तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं थोड़ा और इंप्रूव करके और तुम्हारे लिए एक बेटर कंटेंट लेकर के आ सकूं। ठीक है, और समझ में तो आ ही गया होगा, इसीलिए थोड़ी कहते हैं पढ़ाई मतलब आर्यन भैया। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो। और एक बात और, इसको मत भूल जाना। ठीक है, इस साल का जो हमारा टारगेट है इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। यही है हमारा टारगेट, 95+ स्कोर इन आवर बोर्ड एग्जाम 2025-26। सो टाटा बाय बाय।